हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमने पॉलिटी के अधीन हमने प्रस्तावना चैप्टर शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने पहला पार्ट प्रस्तावना का कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रस्तावना कहाँ से आया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी, किस कौन कौन सी स्वतंत्रता, किस प्रकार की समता, 5 प्रकार की जो बातें की गई हैं, समाजवाद, संप्रभु गणतंत्र राज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष की जो बात की गई है, उन सब का हमने चर्चा कर लिया था। अब हम उससे आगे चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम चर्चा करेंगे। हमने गणराज्य तक चर्चा कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की जस्टिस की चर्चा की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस की चर्चा की गई है। जी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वो 3 प्रकार के कौन कौन से न्याय हैं? एक है सामाजिक, सामाजिक यानी सोशल। दूसरा है हमारा आर्थिक यानी इकोनॉमिक। और तीसरा है हमारा राजनीतिक अर्थात पॉलिटिक प्रकार के न्याय की बात की गई है, पॉलिटिकल। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय। बार बार याद रखना, बहुत अंदर ज्यादा के पूछते हम, डायरेक्ट नहीं पूछते कि कितने प्रकार के न्याय, वो न्याय के नाम भी पूछ लेते हैं। तो कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। यानी प्रत्येक पक्ष के सभी के साथ समान व्यवहार से, किसी वर्ग के विशेषाधिकारी का उल्लंघन ना हो और शांतिपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके, इनका बात ये है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। ठीक है। अब आते हैं हम स्वतंत्रता पे, यानी लिबर्टी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वो किया गया है? प्रतिष्ठा और कितने प्रकार की समता? समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख भी मिलता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख, यानी कितने प्रकार की समता है? 2। पहला प्रतिष्ठा और दूसरा है हमारा अवसर। ठीक है। यानी 2 प्रकार की समता का उल्लेख हमें अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी के लिए। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का घोषणा करता है हमारी प्रस्तावना? 5 प्रकार की। कौन सा? पहला है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। क्या है? पहली है विचार की स्वतंत्रता। पहला है विचार। अब विचार हम किसी को सामने प्रस्तुति करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति पर हम क्या करते हैं? यदि हम किसी आदमी को अपनी कोई चीज बता रहे हैं तो पहले हमें उस चीज पर खुद को तो विश्वास होना चाहिए ना। तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? विश्वास। अब विश्वास हम किस पे करते हैं? धर्म पर। और धर्म की हम क्या करते हैं? उपासना। ठीक है। तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। मतलब किसी के साथ भी छोटी जात, ऊंची जात, बड़े पैसे वाला, कम पैसे वाला, ठीक है, गरीब अमीर जो भी हैं, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। चलो, ये हो गया। अब आते हैं प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं। ठीक है। यानी ये जो समानता है उसके 3 आयाम है। पहली है सामाजिक समानता, दूसरी है राजनीतिक समानता, तीसरी है आर्थिक समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म, ये 4 तरह से याद रख लेना। ये पूछा गया था कितने प्रकार से भेदभाव से दूर की बात की गई है? 4। लिंग,
वंश, जाति और धर्म। पांचवा यदि कोई भी दे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। यही पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो इन चार के अलावा जो था वो आंसर था। आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है, उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, न ही सार्वजनिक स्थानों पर। कौन कौन से हैं? 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में मिलता है। बात आपको समझ में आया? अब आते हैं बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसके अंदर क्या बात किया गया है? बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य किस में है? अनुच्छेद 51 क में के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। यानी बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने कहां कहां बात किया गया है? मौलिक कर्तव्य में, नागरिकता में और प्रस्तावना में। 3 जगह हमारी बंधुत्व की बात की गई है, तो ये सब भी ध्यान रखना। चलो, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में किसी महान आदमी ने क्या बोला है? के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 21 में। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि डिटेल में भी पूछा जा सकता है। कितने बंधुत्व में क्या कहते हैं, बंधुत्व के बारे में प्रस्तावना में किसने बोला? के.एम. मुंशी ने बोला हुआ है। ठीक है, चलो, राष्ट्र की एकता और अखंडता, चलो ये भी देख ही लेते हैं। बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मैं हर एक क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, एकता व अखंडता की बात कहां कहां की गई है? प्रस्तावना में और मौलिक कर्तव्य में। एकता व अखंडता की बात कहां कहां की गई है? प्रस्तावना में और मौलिक कर्तव्य में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये वाली लाइन आप पढ़ लीजिएगा। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहले एकता ही शब्द था, उसके स्थान पर एकता व अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया है। ठीक, ये इंपोर्टेंट लाइन है। देखा, ऐसी पढ़ोगे ना तो आपसे एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हम मौका ही नहीं देंगे, हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, ये क्यों की बुक है जिसमें सारी लाइनें इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं प्रस्तावना की उपयोगिता। ठीक है, प्रस्तावना की उपयोगिता, प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है। यह संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बोला है? भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे बोला? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर उल्लेखित किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये याद रखिएगा। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। नैतिकता की बात भी कौन करता है? प्रस्तावना। और नैतिकता की बात हमारा करता है मौलिक कर्तव्य भी। प्रस्तावना का महत्व यह है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है प्रस्तावना के संदर्भ में, कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कथन है हमारे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। तो ये जो प्रस्तावना के बारे में यहां से यहां तक किसने क्या कहा है इसके बारे में आप पढ़ लेंगे।
प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना का मतलब क्या है, प्रस्तावना बनाया किस लिए गया, प्रस्तावना को हमारी जन्म कुंडली किसने गाया है, के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंपोर्टेंट लाइन, आप ये जरूर देख लेंगे। ठीक, चलो अब देखो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस पे 3 बार चर्चाएं हो चुकी हैं। बेरुवारी संघ मामला 1960 किससे संबंधित है, प्रस्तावना से। यह भी पूछा गया है कि बेरुवारी मामला किससे संबंधित था, तो प्रस्तावना से संबंधित था कि ये मानने के लिए संविधान का अंग है कि नहीं। तो इन्होंने बोला बेरुवारी संघ मामले जो 1960 का था उसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। ठीक है, सिंपल, बस यही पूछा गया बेरुवारी संघ मामला किससे संबंधित था, तो प्रस्तावना से। क्या कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार किया गया, किस मामले में, बेरुवारी संघ मामले में। अर्थात यह एक गैर न्यायिक है, गैर न्यायिक। एक बार ये पूछा गया था कि किस मामले में प्रस्तावना को गैर न्यायिक माना गया, यानी हम इसे, गैर न्यायिक का मतलब है कि हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय क्या, हम इसे न्यायालय में ही चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, फिर दूसरा केस बना सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले 1964 में। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना का संविधान अंग नहीं है, यह माना गया, लेकिन ये न्यायिक है, यानी हम इस पे न्यायालय में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, फिर अंततः आया फिर तीसरा केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में, जिसमें संविधान प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा माना गया। ठीक है, और चौथा केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें बोला प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न अंग है। तो टोटल 4 केस थे। बेरुवारी संघ मामला 1960 जिसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। दूसरा पार्ट आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बोला गया कि ये गैर न्यायिक नहीं है, मतलब न्यायिक है, हम इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तीसरा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, जिसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, और लास्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का वाद है, जिसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो आप ये जरूर याद कर लेंगे, जो आईएएस एस्पिरेंट है, संविधान का एक अभिन्न अंग है, संविधान का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। तो जो आईएएस एस्पिरेंट हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये इन चीजों को देख लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। बात आपके समझ में आ रही है? तो आप ये, ठीक है, तो ये जो है सारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 3 बात ज्यादा इंपोर्टेंट थे। पहला बेरुवारी संघ मामला, बेरुवारी संघ मामला आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। बेरुवारी संघ मामला कब हुआ, 1960 में। क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। दूसरा इंपोर्टेंट, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान पढ़ लेना, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। और बेरुवारी संघ मामला में यह भी बोला गया कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा था गोलकनाथ बनाम 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस कब हुआ, 1967। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, यानी ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस केस में बोला गया, कौन से केस से संबंधित है, वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट और अंतिम बार प्रस्तावना में इसी पे चर्चा की गई थी, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद जो केरल राज्य से संबंधित था 1973। इसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, यानी एक उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट 3 है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लिख के ले लो। अभी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं, जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं किसी एक को टारगेट बना के नहीं चल रहा हूं कि भाई हम आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, या हम बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, या हम ग्रुप डी वालों के लिए पढ़ रहे हैं, या हम एसएससी। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने देखो जो मैंने अभी बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेंगे और ये यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, कुछ नोट बातें हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा एक अखंडता शब्द जोड़े गए। ये मैंने आपको बता दिया था। भारतीय हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस से लिया गया है। किस देश से लिया गया? फ्रांस से। फ्रांस से 3 वर्ड लिए गए। पहला स्वतंत्रता, पहला लिया गया स्वतंत्रता, दूसरा लिया गया समता और तीसरा लिया गया हमारा बंधुत्व, तीसरा लिया गया हमारा बंधुत्व। ये तीनों शब्द हमारे फ्रांस, बिल्कुल बेसिक ये जान सकते हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा 1917 रूस की क्रांति से लिए गए। तो रूस से क्या क्या लिया गया है? रूस से भी 3, रूस से न्याय के उल्लेख लिए गए हैं, न्याय की चर्चा की गई है। और कौन कौन से न्याय? तीनों न्याय, सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक, तीसरा राजनीतिक, ठीक है। तो रूस से रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, उसी से लिया गया। फ्रांस से 3 चीजें, न्याय की चर्चा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व शब्द फ्रांस से लिए गए, फ्रांस की क्रांति से। और रूस से 3 शब्द लिए गए जो न्याय की चर्चा करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना की गई। पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के राज्य की संकल्पना है? 3, नास्तिक, सैद्धांतिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य। नास्तिक राज्य जिसका कोई धर्म नहीं, ठीक है। सैद्धांतिक राज्य ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म है, और जैसे श्रीलंका, भाई ठीक है, 3 प्रकार के राज्य संकल्पना है। सैद्धांतिक जैसे श्रीलंका, श्रीलंका में अपना बौद्ध धर्म मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ हो, यानी जिसका अपना कोई विशेष ही धर्म नहीं है, ठीक है, जैसे भारत, ठीक है। और नास्तिक राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता हो। तो आप ये देख लेंगे, हमने सारी डिटेल में पढ़ा है। अब हम इसके आधार पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। तो आप ये मिला लेना, ठीक है। चलो अब देखिए, अब अगला क्या है? अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा। मैंने बोला ना, मैं आईएएस के जैसे क्वेश्चंस लाया हूं कि जिससे आप फैक्ट वाले क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप जितना भी मैंने आपको पढ़ा है ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे, तभी करने में फायदा भी है जब आपको मैंने अभी तक 2 क्लास में जो चीज पढ़ा चुका हूं वही आप पढ़ के आना, सेम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। एक बार बताओ, हमने, आप अपने मन से पूछना, क्या हमने कुछ भी छोड़ा है? प्रस्तावना में सब कुछ पढ़ा है, किसने क्या कहा है, जन्म कुंडली किसने कहा है, प्रस्तावना के में कौन कौन से शब्दों का उल्लेख है, रूसी क्रांति से कौन कौन से शब्द लिए गए, फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से लिए गए, प्रस्तावना का अमेरिका से क्या संबंध है, प्रस्तावना का ऑस्ट्रेलिया से क्या संबंध है, सब कुछ पढ़ा है हमने प्रस्तावना के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर किसने प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1925 इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। तो सब चीज हमने पढ़ा है। तो अभी सभी आप सारे क्वेश्चन आप इजी कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो बस मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप ये अच्छे से पढ़ें, फिर कल हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे 35, टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे 35, ठीक है, मजा आएगा। यदि हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।